आपने भारत के एग्जाम्पल की बात की, इंडिया पर सैंक्शंस लगे और इंडिया के पास अगर न्यूक्लियर हथियार नहीं होते, एनपीटी में इंडिया होता तो क्या होता। आपको उतना पहले भी जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए ना, यूक्रेन ने एनपीटी साइन किया था। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार थे ना एक समय में। यूक्रेन ने परमाणु हथियार सरेंडर कर दिए फॉर पीस, फॉर जो भी रीजन रहा उनका, वो अमेरिका के कहने पर किया, जो भी किया। उसके बाद आप देख लीजिए यूक्रेन की हालत। आज जो डेटरेंस है ईरान के सामने खड़ा होकर भी, इजराइल और अमेरिका जैसा देश अगर ईरान को नहीं इन्वेड कर पा रहा है, तो सीधी सी बात है उनके पास है कुछ न्यूक्लियर टाइप का मामला, छोटा मोटा ही कुछ बना लिया हो। we will probably soon know. लेकिन यहाँ पे अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया के हेडलाइंस आप देखेंगे, उनके हिसाब से ईरान तो ऑलरेडी गया है। दे कांट इवन स्टे अलाइव बिकॉज उनका करेंसी इज गॉन। लेकिन ये नहीं बात करते कि 12,485, ये नंबर जो मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ रिटन नंबर है। उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया गया, उसके ऊपर लिटरली 1150 सैंक्शंस वेर इम्पोज्ड जस्ट बाय अमेरिका। उसमें से ओवरऑल नंबर जो आपको बताया 12,000, उसमें से एक्टिव 9,000 है उसके ऊपर। तो ये उनका एजेंडा ऐसे ही रहा है कि कंट्री को ध्वंस कर दो, इकोनॉमी को ध्वंस कर दो, अंदर से अपराइजिंग करवाओ तो उनको कंट्रोल करो। तो दिस हैज बीन द जहां जहां तेल है वहां वहां अमेरिका का खेल है। ईरान में तेल है, इट्स नॉट जस्ट तेल ना, तेल, इट्स गोल्ड, जस्ट ऑयल, नथिंग एल्स। ईरानी लोगों से डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को बहुत मोहब्बत नहीं है कि वो उनको बचाने के लिए दो दो यूएस फ्लीट लेके आ गए, दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ गए। वो बहुत डेमोक्रेसी लविंग भी नहीं है यूएस के प्रेसिडेंट, और यूएस का जो पूरा सिस्टम, वो बहुत लोकतंत्र को प्यार नहीं करते हैं कि हम लोकतंत्र से बहुत मोहब्बत करते हैं। दे जस्ट वॉन्ट फॉसिल फ्यूल, तेल, ऑयल, दैट्स इट। एब्सोल्युटली 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ कुछ आइडिया यूज करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी यूज करते, ह्यूमन राइट्स यूज करते, टेररिज्म यूज करते। अभी ईरान के ऊपर तो टेररिज्म का भी धप्पा लगा हुआ है। तो इंडिया को भी यूज करेंगे सीपीसी के हिसाब से, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। आप लिटरली बोला जा रहा है अभी आप लोग क्रिश्चियन और मुस्लिम को मार रहे हो, कि यही बात, यही प्रोपागेंडा को एम्पलीफाई करके अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया को दिखाया जाएगा और बोला जाएगा आपके ऊपर अटैक करना जस्टिफाइड है। दिस इज हाउ दे आर डूइंग पब्लिक कंडीशनिंग, मास साइकोसिस ऐसे होती है। और अमेरिका की सिचुएशन ऐसे है अनफॉर्चुनेटली, ये लोग अपना ही सोचते हैं, अब दुनिया के बारे में उनको कुछ नहीं पता। उनको लगता है कि अमेरिका इज अ सुपर पावर, अमेरिका में जो दिखाया जा रहा है मीडिया में दैट इज द बाइबल, और बाकियों का हिस्ट्री कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान की अगर बोलो, इनकी हिस्ट्री 3,000 आप ईयर्स। चिंता मत कीजिए पूर्णिमा जी, हम जैसे पत्रकार जर्नलिस्ट इधर मौजूद हैं अभी ग्लोबल साउथ में, जो इस तरफ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे साथ ओपी तिवारी जी भी प्रोटेक्ट करेंगे, अनुज माथुर जी भी प्रोटेक्ट करेंगे। आप वहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं हमारे इंटरेस्ट को। और धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त अमेरिका से लाइव। धीरज कौल साहब, बहुत स्वागत है आपका। कौल साहब, इन दिनों बहुत खुश हैं जिस तरह से मार्केट ने हाल फिलहाल में रिस्पॉन्ड किया है और सोने चांदी की कीमतों में काफ़ी गिरावट देखी गई है वर्ल्ड वाइड। तो कौल साहब, थोड़े से अभी हमारी चर्चा इस बात में लेकर चलती रहती है, लेकिन कौल साहब आखिर क्या हो गया है? अमेरिका इजराइल को क्यों सांप सूंघ गया है मिडिल ईस्ट में? इतनी बड़ी ताकत एक छोटी सी ताकत के आगे क्यों सरेंडर मोड में खड़े हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मुझे नहीं लगता सरेंडर मोड है, मुझे जेन्युइनली नहीं लग रहा सरेंडर मोड है। पहले भी हमने इस पे डिस्कशन किया है। आई थिंक इट्स क्रिएटिंग प्रेशर टैक्टिक्स, उसको सराउंड करना। बूट्स ऑन द ग्राउंड तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन टेक्टिकल इंस्टॉलेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, दे आर फेयर टारगेट्स। और ईरान में अगर आप फॉलो कर रहे हैं उनका जो अल जजीरा का भी आता है और कुछ और उनके बाइट्स हैं डिफरेंट चैनल्स अरबिक वर्ल्ड के, और सोशल मीडिया पे आई फॉलो इट लिटिल मोर देन क्लोजली बिकॉज ऑफ माय इंटरेस्ट इन द फाइनेंस वर्ल्ड। तो वहां से भी यही दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ डेथ और अरेस्ट है वो ग्रोइंग है, और रिजेंटमेंट ऑन द ग्राउंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि अमेरिका ने एश्योर किया था कि बुलेट्स फायर नहीं होंगी, आज भी हो रही हैं। तो क्या यूएस विल रियली डू समथिंग अबाउट इट और जस्ट वेट एंड वॉच? ये एक और एंगल है जिसपे शायद अभी तक मीडिया में बात नहीं हो रही। तो वहां का जो यूथ है, जेनजी है, और 40 साल से कम के लोग हैं जो इस बेसिकली दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ इस्लाम
गवर्निंग द कंट्री। वहां पे बहुत लिबरल लोग पहले भी थे, अब भी हैं। वो चाहते हैं कि स्टेट और रिलीजन थोड़ा सा डिफरेंशिएट होके काम करे, और पूरा वर्ल्ड, यूरोप और यूएस उनको अपॉर्चुनिटीज दे। सर, तो वहां अमेरिका का को यूथ इतने तो चौधरी बनने की आवश्यकता क्या है, मुझे ये बता दीजिए आप। मैं पहले अपना 1 मिनट सेंटेंस खत्म करता हूं। तो आप कर वहां के लीजिए, जो लोग हैं, आप अपना पूरा सेंटेंस खत्म कर लीजिए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मुझे इस बात से एतराज है कि अमेरिका को अपनी नाक हर जगह क्यों बजानी है। हाँ, तो वहां वहां के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि उनके लिए वर्ल्ड ओपन अप हो, और उसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं। प्लस जो पब्लिक का दमन करना आयरन फिस्ट से, जो कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज ने पास्ट में किया है, इंक्लूडिंग चाइना। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाएं तो काफी यंग लोगों को मारा था जब प्रोटेस्ट हुआ था 2 दशक पहले। और ईरान में भी आपने देखा है जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो लोग, पीपल आर सिक एंड टायर्ड। पाकिस्तान और में भी वर्ल्ड नहीं है। अभी, डोनाल्ड ट्रंप एक आध फ्लीट पाकिस्तान इज इधर अ भी भेज दे कराची के आसपास, पाकिस्तान इज ऑल हम हेल्प कर डिफरेंट देंगे। बीस्ट ऑल और बताइए। टुगेदर। पाकिस्तान तो एक अलग ही डिबेट हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड लेकिन मैं बात बात वापस उसी पे आ रहा हूं हाँ। कि इस टाइम एक और बड़ी ब्रह्मास्त्र वहां पे जो घूम रहा है और ध्वंस कर रहा है, वो है पब्लिक का मनी। जो पब्लिक का मनी वहां पे डिप्रिशिएट हुआ है, जो इन्फ्लेशन आई है। और अगर आप नहीं, मुझे आंकड़े सुनने में ये देखें, आया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन लो इंटेंसिटी वाला शायद डेवलप हो गया है, ऐसी चर्चा की जा रही है। नहीं नहीं, ये जो आपने बात बोली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले 1 साल से मीडिया स्पेयर्स में आ रही है। उसे डर्टी बॉम्ब बोलते हैं, सूटकेस बॉम्ब, डर्टी बॉम्ब, हाँ, एग्जैक्टली। जो 1 माइल रेडियस से 3 माइल रेडियस में सब ध्वंस कर सकता है, और एरोजलाइज पार्टिकल से डैमेज होता है। मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने जब मेडिकल स्कूल पढ़ा था तो हमारा 2 महीने की ट्रेनिंग थी इसमें, कि न्यूक्लियर अगर कुछ होता है तो हाउ टू ट्रीट पेशेंट्स। उसमें एक सिनेरियो, जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, आई एम श्योर इंडियन आर्मी भी प्रेप करती होगी, वो डर्टी बॉम्ब्स का होता है। बहुत छोटे होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एरोजलाइज्ड रहते हैं, हवा में उनके कण तैरते हैं, और जो डैमेज होता है 1 से 3 माइल रेडियस पे होता है। वो यूएसएसआर 1960s 70s से डेवलप्ड है। अब जो आ रहे हैं वो थोड़े से और कॉम्पैक्ट हैं। और मैटर ऑफ फैक्ट, विवेक जी, आपने तो बिल्कुल ही डेंजरस पॉइंट पे रख दिया। क्योंकि जब रशिया टूटा था, ये बात सही है, यूक्रेन के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्सेनल ऑफ, मैं जा चुका हूँ यूक्रेन मनी टाइम्स, ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स था, जो कि यूरोप के एश्योरेंस में उन्होंने रशिया को वापस दिया। ये भी आपकी बात सही है। लेकिन उस टाइम, विवेक जी, अगर आप आर्काइव्स देखें, वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड वाज नॉट ग्लोबल वार्मिंग, इट वाज प्रोलिफरेशन ऑफ डर्टी न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स, जो कि उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये छोटी छोटी कंट्रीज से निकलने का बड़ा रिस्क था। उसमें फिर अमेरिका ने बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो इन देशों में जाके सर्वेलेंस कर रहा था। जनरल साहब शायद मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो एक बड़ा कंसर्न है कि ईरान के पास हो सकता है। लेकिन उसका भी आप तो जानते हैं मुसाद का इन्फिल्ट्रेशन कितना डीप है इस टाइम ईरान में, और वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सपोर्ट ऑन द ग्राउंड अगेंस्ट आयतुल्लाह इज इंक्रीजिंग विद डे बाय डे, विद आवर बाय आवर। तो लोगों का सपोर्ट अब मुझे दिखेगा दूसरी डायरेक्शन में। लेकिन ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि ये एक जेन्युइन थ्रेट है। और रही बात एक इंटर मिसाइल के ऊपर एक बड़ा पेलोड डालने वाला, मुझे पर्सनली नहीं लगता उस लेवल पे ईरान के पास कुछ कैपेबिलिटी अभी है। कई नहीं, मीडिया जैसे का कि अभी मानना कुछ है कि बता रहे 2 थे, से कुछ 1.5। बहुत जबरदस्त बोट्स बनाई हुई है ईरान ने जो 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकती है समुद्र के ऊपर। वो बहुत फास्ट स्पीड है, उसको फिर टैकल कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको ओपी तिवारी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं लौट रहा हूं आपके। ओपी तिवारी सर। मैं कौन साहब से कह रहा था कि लोगों की परेशानियां हैं, ईरान की परेशानी ईरान को रहने दीजिए। अमेरिका कौन है देखने वाला? अमेरिका को तो कनाडा भी चाहिए, ग्रीनलैंड भी चाहिए, वहां के लोगों की परेशानी नहीं दिख रही है। भारत को देखिए, भारत का वोट जीतता, आपका वोट चाहिए था तब तक भारत वॉज वेरी गुड। जब इलेक्शन जीत गए तो पाकिस्तान के कटोरा भर दिया आईएमएफ का लेके। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब उनको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लगता, जो कि टेररिस्ट स्टेट है, आपके टेररिस्ट को भी रखा हुआ था। लेकिन इनके तो ईरान का मजबूरी है। अब जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को एटम बम दिया है, वैसे और भी कई देश है जिन्होंने अगर नहीं बनाया होगा तभी पहुंचा चुके होंगे इनके पास। मैं तो बिल्कुल सहमत हुआ, ईरान के पास अवश्य होगा। वी शुड रिमेंबर 1960s का क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस, जब अमेरिका ने इटली में कुछ लगाने की कोशिश की थी, रशिया ने वहां पहुंचा दिया था, तो समझौता हुआ। ये दादागिरी आप जल रहे हैं, कब तक चलाएंगे, ये समझने की बात है। वेनेजुएला में भी खाली उसको लेके भाग चुके। मई और जून में ये सक्सेसफुल इसलिए हुए थे कि इनके जो एजेंट्स थे, सीआईए के और मोसाद के एजेंट्स थे, उनकी वजह से को टारगेट सही मिल गया, कुछ ड्रॉपिंग कर सके।
उसके बाद से ईरान संभल गया और वहां के लोगों को हटा दिया, वहां को फिल्टर आउट करके खत्म कर दिया अमेरिकन जो एजेंट्स थे और उनके थे। अब ये देखिए इस बार पाकिस्तान की हेल्प से, पाकिस्तान की हेल्प लेके वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान कब तक उनको हेल्प करता है। अभी ईरान के साथ अगर लड़ाई हुई तो ईरान तो तबाह होगा ही, इजराइल खत्म होगा और अमेरिका को इतना नुकसान होगा कि ट्रंप साहब को वहां की पब्लिक बिल्कुल माफ नहीं करेगी, और जो बॉडी में बैग्स जाते हैं वो अमेरिका को कभी विश्वास नहीं होगा। सारी दादागिरी खत्म हो गई है, ईरान ने टफ स्टैंड ले रखा है, इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट मिल रहा है। सबसे ज्यादा सपोर्ट उसको इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहिए, जो चाइनीज सैटेलाइट और रशियन सैटेलाइट ही देगी। हजार न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया ने भी कुछ दे दिया होगा। तो ईरान को दबाना उतना आसान नहीं है, जो कि पिछले 100 साल में 36 देशों में अमेरिका कोशिश कर चुका है तख्ता पलटने की। लेकिन पर ईरान मिडिल को ईस्ट 1953 में परमाणु टेक्नोलॉजी देने वाला ही अमेरिका है। आज क्यों आपको तकलीफ हो रही है? जब दिया ही आपने तो आप वापस क्यों लेना चाहते हैं? मैं इस पर धीरज कौल साहब, चूंकि आपने डायरेक्ट उनको कहा है तो एक बार उनका जवाब लेते हैं, फिर मैं माथुर सर और पूर्णिमा जी आपके पास आ रहा हूँ। धीरज कौल साहब, देखिए ये जो पॉइंट रेज कर रहे हैं तिवारी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, ये पॉइंट यहाँ के मीडिया, यहाँ के डेमोक्रेट्स और यहाँ के बड़े विंग में होता है कि हमें क्यों दुनिया के प्रॉब्लम्स के अंदर घुसना है। ये डिबेट आज का नहीं है, मेरे पैदा होने से पहले से ये यहाँ चल रहा है। तो ये बात तो सही है कि ग्लोबल लीडर होते हुए अमेरिका कई जगहों पे चेंज ऑफ रिजीम में कथित तौर से इन्वॉल्व है और रहता है। उसके रीजनिंग अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग लोग उसे अलग दिशा से देख सकते हैं। वेनेजुएला का रीजनिंग मैं शायद आपसे डिफर करूंगा, वहां का डेफिनेटली जो रिजीम था इट वाज नॉट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन। अभी भी जो पर्सन रन कर रहा है वो भी नहीं है। क्या वेनेजुएला की स्थिति अभी बेटर है पहले से? ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, आई एग्री विद यू। लेकिन जो जो ईरान के अंदर स्थितियां हैं, देखिए पता नहीं आप कहां से, जो पिछले 40 से 30 साल के अंदर जिस लेवल का रिजेंटमेंट पब्लिक में दिख रहा है, इट्स नॉट कन्वेंशनल, इट हैज नॉट बीन देयर बिफोर। कराया किसने? मुझे जो दिख रहा, अमेरिका ही ने तो कराया सर। 79 के बाद सैंक्शन नहीं लगाते तो ये स्थिति होती नहीं। ईरान के पास क्या नहीं आज की तारीख में, आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा तो उसके पास उसका क्रूड ऑयल है, वो तेल बेचकर ही सऊदी और कुवैत और बहरीन जैसा मुल्क होता, सबसे अमीर मुल्क होता, अमेरिका ने उसको तेल ही नहीं बेचने दिया। विवेक जी एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपको मैं करोड़ रुपया भी अभी दे दूं ना, 100 करोड़ रुपया भी दे दूं, और फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना दूं, तो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग यू कैन गो विद दैट मनी। ईरान के अंदर फ्रीडम लिबर्टी के नाम पे नहीं, ये आप कह रहे हैं ना, तो पब्लिक ये का दमन नहीं, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा कॉल सर। आप आप कह रहे हैं 1979 में कोई बाहर से लोग आकर वहां तख्ता पलट करके नहीं गए थे, उन्होंने अमेरिकी समर्थित सरकार को उखाड़ कर फेंका था इस्लामिक रेवोल्यूशन में और अपनी सरकार बनवाई थी। ये नहीं, जस्ट बिकॉज दैट हैपेंड डजंट मीन दिस इज द सेम काइंड ऑफ सपोर्ट दे आर एंजॉयिंग और सेम फिलॉसफीज। आज की स्थिति के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ईरान के अंदर मिसमैनेजमेंट है, बावजूद सारे रिसोर्सेज होने के, जो आपने पॉइंट आउट किया, धीरज कौल सर, आपकी बात सही है। हुआ क्यों? क्योंकि अमेरिका को इस्लामिक रेवोल्यूशन पसंद नहीं था, उन्होंने उनको सपोर्ट देना बंद कर दिया, उन पर सैंक्शन, चलो सपोर्ट मत करो, सैंक्शन लगाने वाले तुम कौन होते हो भाई पूरी दुनिया में? अमेरिका को अगर अमेरिका ने ईरानियन तेल पर सैंक्शन नहीं लगाया तो आपको लगता है कि ईरान की इकोनॉमी इस तरह से बेंड हो गई होती, या ईरान घुटनों के बल पर होता, वहां का जो रुपया, वहां की जो करेंसी है वो डेड हो गई होती? आप बताइए, फ्रैंकली बताइए। आपकी बात कुछ सही है, लेकिन आपको डिटेल में जाना पड़ेगा सैंक्शंस क्यों लगे। इसके अलावा जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं उसको अगर आप कंपेयर करें, अमेरिका को तो कम्युनिज्म भी पसंद नहीं है, तो चाइना के अंदर कम्युनिज्म था, तो व्हाई डिड वी वर्क विद देम एंड मेक देम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पिछले 25 साल में? वेरी गुड पॉइंट। ये एक अलग, देखिए ये एक अलग फाइनेंशियल डिबेट हो जाएगा, आपके पास समय कम है। नहीं सर, उसमें क्योंकि अमेरिका को डॉलर का फायदा दिख रहा था, अमेरिका ने एक ऐसे देश को चुना जहां पर सस्ता निवेश करके और अपने देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग करवा सकता था, इसलिए अमेरिका ने चाइना में निवेश किया। चाइना की उस समय की सरकार ने कहा कि हम आपको सस्ता लेबर, सस्ता मजदूर देंगे, आप हमारे यहां निवेश कीजिए, वरना 1980 से पहले चाइना भी कंगाल था, सड़क पर था, पाकिस्तान वाली हालत। विवेक जी आई एम अ फॉर्मल कंसल्टेंट फॉर एआई। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं 30 सेकंड में। जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा सबसे बड़ा किसको भुगतना पड़ रहा है? अमेरिका को। पेटेंट्स चोरी सबसे ज्यादा देश कौन करता है? चाइना। आज की डेट के अंदर टेस्ला, आप उठाकर देखिए, टेस्ला का स्पेस एक्स और XAI, जो 2 IPO इस साल आने वाले हैं, आई एम फॉलोइंग इट,
उसके अंदर सबसे बड़ी चिंता इलॉन मस्क की यही है, जो भी हम बना रहे हैं उससे एक स्टेप पीछे चाइना कॉपी कर रहा है, क्योंकि टेस्ला का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में लगा हुआ है। तो चाइना की तरफ हाथ बढ़ाना ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं फाइनेंशियली इस कौल बात को साहब, मानता हूँ। बोया 30 साल हमने हमने बोया चीप पेड़ प्रोडक्ट्स एंजॉय किए, बोया पेड़ लोगों को फायर बबुलवा कर का तो दिया। अमुआ कहाँ से खाए? एग्जैक्टली, लेकिन इट्स टू लेट फॉर द गेम राइट नाउ। लेकिन एग्जैक्टली। लास्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ, अपोलो, आपको पता है कि हमने चांद में आदमी लैंड किया वो 2028 के अंदर। कंट्रोवर्शियल है, सुनिए सुनिए वो सुनिए, कंट्रोवर्शियल है, मैं नहीं मानूंगा। एक सेकंड, वो कंट्रोवर्शियल है कौल साहब। कौल साहब, उसमें बहुत सारी एक ऐसी सेकंड, थियरीज एक हैं सेकंड, जो ये बात प्रूव करती हैं कि ठीक है, ऐसा ठीक कुछ है। कभी हुआ ही नहीं था। ठीक है, 2028 में हम लोग प्लान कर रहे हैं आर्टेमिस 2, एक प्रोजेक्ट है जिसके हाँ। थ्रू चांद के साउथ पोल पे, जहां पानी है फ्रोजन, बिल्कुल। जहां पे इंडिया का रोवर गया था, वहां बिल्कुल। पे हम लैंड करने का प्लान कर रहे हैं। और चाइना कर रहा है 2030 में। आप उठा के देख लीजिए, हमारा जो करंट स्टैटिस्टिक है वो दिखाता है कि 28 में हम कर ही नहीं पाएंगे। चाइना विल बीट अस टू द रेस। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर ली गई हैं, और वहां पे डेमोक्रेटिक राइट्स है नहीं। वहां पे आप एग्जैक्टली, तो 24 ये घंटे काम पॉइंट कराइए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कौल साहब। आपका असली दुश्मन यानी कि यूएसए का असली दुश्मन ईरान नहीं है, चाइना है। उसको आज सारा फोकस चाइना की तरफ और करना इंडिया का चाहिए। भी, और भारत का हाँ, भी, भारत का भी। लेकिन अगर दुनिया ऐसे देख रही है इस मामले को कि यूएसए ईरान की तरफ जा रहा है, लेकिन यूएसए ईरान की तरफ नहीं जा रहा है, यूएसए चाइना की तरफ जा रहा है, वाया ईरान होके जा रहा है। ये यहां पर चाइना इंपॉर्टेंट की तरफ, यूएस का फोकस माधुर चाइना सर- की तरफ रहना चाहिए टू कर्टेल इट। वी हैव टू सर स्टे वो फोकस्ड ऑन है, दैट। ईरान का सबसे ज्यादा ऑयल चाइना ही जाता है। वो ईरान के ऑयल को कंट्रोल सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि चाइना के एनर्जी नीड को कर्टेल कर सके, बंद कर सके, और ऑयल पूरा खत्म और कर रशिया सके। का भी, और रशिया का भी। रशिया तो बेचता रहेगा, रशिया का वैसे भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात तो क्लियर है। रशिया पूरी दुनिया को ऑयल देगा, सैंक्शंस लगाते रहा अमेरिका, थोड़ी दिन बाद वो सैंक्शंस वाली बात भी नहीं रह जाएगी जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है। खैर माथुर सर, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? वापस लौटते हैं ना इस पे, ईरान वाले मैटर पे, ईरान के ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ईरान के बारे में ही आपसे बात करना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कौल साहब को एक दो बातें बता देना चाहता हूं कि अमेरिका जो है वो चाइना से डर रहा है। वेनेजुएला में क्या हुआ, वेनेजुएला के चीन के साथ किस प्रकार के संबंध से, किस प्रकार के आर्थिक संबंध थे, वो वजह थी वेनेजुएला में। पनामा में जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही कहा था कि पनामा में मैं ये करूंगा, उसकी वजह भी यही थी कि वहां पर चीन का इंफ्लुएंस बढ़ रहा था। ग्रीनलैंड वो क्यों लेना चाहते हैं? ग्रीनलैंड वो अमेरिका की सिक्योरिटी के बारे में बाद में करते हैं। पहले कहते हैं कि वहां पर चीन और रूस आकर के बैठ जाएंगे। ये जो चीज है, ये बात हमको समझने की आवश्यकता है कि पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसी भी देश को। यूनाइटेड नेशंस हैं, आप यूनाइटेड नेशन से तो विड्रॉ करते चले जा रहे हैं, डब्ल्यूएचओ से आप अपना नाम वापस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर आप चाहते हैं कि मैं यूनाइटेड नेशंस का एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट बन करके वहां पर बैठ जाऊं, चीन में जाकर, इजराइल में, वेनेजुएला में और ईरान में। ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि जहां चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वहां वो करना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जहां पर भी इनको जो एनर्जी के रिसोर्सेस नजर आ रहे हैं, उन एनर्जी के रिसोर्सेस को कंट्रोल करने की इनकी जो इच्छा है, मेरा यह मानना है कि वही वजह है वो इनके ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। आज जो परिस्थिति है, आज इतनी बड़ी आपने फोर्स वहां पर लगा रखी है। धीरज साहब, आपको शायद पता होगा, आप इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े, आपको शायद मालूम होगा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को एक दिन एक्टिव रखने में गल्फ में कितना $1 मिलियन खर्च होते हैं वन डे। आई होप यू नोट, इतना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, उसका अर्थ, बजट, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। देखिए, मैं ये बात तब मान लेता आपकी बिल्कुल कि ये बार बार ये बात करनी पड़ेगी। आज डेमोक्रेसी अगर किसी देश में बिल्कुल नहीं के बराबर है, वो है पाकिस्तान। आज जो परिस्थिति बांग्लादेश में है, वो समझने की जरूरत है। बांग्लादेश की स्थिति आज ईरान से कहीं ज्यादा बदतर है। आप जाकर के वहां देखिए, आप उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करिए। डोंट फॉलो ओनली द मीडिया ऑफ द वेस्टर्न मीडिया व्हिच इट इज रिफ्लेक्टिंग। आप जाके देखिए वहां क्या परिस्थितियां हैं। वहां क्यों नहीं, वहां पर क्योंकि वहां अमेरिका के इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका का इंटरेस्ट आज की तारीख में, अगर उनको ईरान को काउंटर करना है तो पाकिस्तान को अपनी झोली में रख करके, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना करके और पाकिस्तान की तरफ से ईरान को काउंटर करने की जरूरत है। अमेरिका इस बात को बिल्कुल सही प्रकार से समझता है कि जहां उसका इंटरेस्ट है, वहां पर पिछले एक वर्ष में 7 देशों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किए हैं, सोमालिया से लेकर के, नाइजीरिया से लेकर के, ईरान से लेकर के, इराक से लेकर के, सीरिया। और क्यों?
अगर उनको यही करना है, आज डेमोक्रेसी चाइना में नहीं है, वहां करिए आप स्ट्राइक। लेट मी सी यूएस स्ट्राइक इन मॉस्को, वहां क्यों नहीं? मेरे को ये, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमजोर देशों को पहले कमजोर करा अपने सैंक्शंस के द्वारा, और फिर उनके ऊपर इस प्रकार का रिजीम चेंज का बहाना लेकर के वहां के एसेट्स पे कंट्रोल कर लो, और फिर दुनिया को फोर्स करो कि आप तेल वेनेजुएला से खरीदेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे। ये जो चीज है, इस बात को समझने की जरूरत है। और आज मैं फिर बता रहा हूं कि आज की दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। अमेरिका इज नॉट द ओनली मसल अवेलेबल इन द वर्ल्ड। वो जरूर इकोनॉमिक जायंट्स हैं, मिलिट्री जायंट्स हैं, लेकिन आप देख लें वो मिलिट्री जायंट क्या कर पाया अफगानिस्तान में, वो मिलिट्री जायंट क्या कर पाया गाजा जी, में, वो यानी कि military आप giant ये कह क्या रहे हैं कर सर कि पाया अब कोरिया शायद में। अब वर्ल्ड ऑर्डर देखिए चेंज हो चुका है, अब शायद वो वक्त नहीं रह गया जो बिल्कुल, 70s और 80s बिल्कुल, का वक्त था। मैं कौल साहब का जवाब बिल्कुल। लूंगा, लेकिन पूर्णिमा जी से एक जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। पूर्णिमा जी, क्या अगला मूव होगा अमेरिका का, क्या लगता है आपको? सर एक बात कहना चाहती हूँ मैं, डेमोक्रेसी की बात तो सर ने बहुत अच्छी सी बता दी, लेकिन अभी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, अल शरारा क्या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होके बैठा हुआ है सीरिया में? उसको कैसे व्हाइट हाउस में रेड कारपेट मिला है? आप डेमोक्रेसी की बात करो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुगो शावेज को निकाला था कू से अमेरिका, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मोसादेक को निकाला था अमेरिका, क्यों? तो अल-शरा तो डेमोक्रेसी अलकायदा के टेररिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने तो अमेरिकी सैनिकों के गर्दन उतारे थे, बाकायदा फोटो है, इंटरनेट पर आज भी मौजूद है। इराक के जो ठीक है, from American standpoint, this human rights, democracy, peace and security is a farce. And in recent Davos speech में कनाडा की मार्क कार्नी में स्पेसिफिकली बता दिया कि हमें पता था कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर वाज पार्शली फॉल्स। अगर तुम्हें पता था पहले से तो तुम पहले क्यों नहीं खड़े हुए? तुम्हारे घर के अंदर आगे दुश्मन घुस के बैठ गया, तब जाके तुम दावोस में जाके अच्छा स्पीच दे रहे हो।